गाइस, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में डील करेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बताऊंगा, आप उसको ध्यान से देखें और उसे जरूर बना लें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक विशेष ठोस अति कठोर है तथा इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह अचालक है तथा प्रगलन पर यह विद्युत चालक हो जाता है, तो ठोस कौन सा है? विकल्प दिया गया है धात्विक, आणविक, नेटवर्क या आयनिक। यहां कह रहा है कि ठोस अवस्था में यह अचालक है, लेकिन जब द्रवित अवस्था में आता है तो क्या होता है? यह चालक हो जाता है। इसका मतलब यह क्या है? आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल का यह गुण होता है कि ठोस अवस्था में अचालक होना और द्रवित अवस्था में चालक हो जाना। तो आपका विकल्प नंबर 4 सही है, आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, अगला है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? काफी सिंपल है, विकल्प दिया आणविक, आयनिक, धात्विक या सहसंयोजक। तो धात्विक क्रिस्टल है जो विद्युत का चालक होता है, आघातवर्धनीय होता है और तन्य होता है। यह धातु का भी गुण है, इसको आप याद कर जाएंगे। ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। ये जो है काफी कठोर है और गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो पिघल जाएगा। यह किस प्रकार का ठोस है? विकल्प है आणविक, आयनिक, धात्विक या सहसंयोजी। तो याद रहे कि वह सहसंयोजी ठोस होता है जो उच्च ताप पर पिघल जाता है, उच्च ताप पर पिघल जाता है। तो आपका विकल्प होगा 4 सहसंयोजक ठोस या सहसंयोजी ठोस, यानी विकल्प नंबर 4 आपका सही है। अगला है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कौन सा ठोस है ये बताना है। विकल्प आयनिक, धात्विक, सहसंयोजी या आणविक ठोस। ग्रेफाइट क्या है? आयनिक, धात्विक, सहसंयोजी या आणविक ठोस। तो याद रहे ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस है, सहसंयोजी ठोस है। ठीक है, इसकी संरचना क्या होती है? देखिए किस तरह ग्रेफाइट की संरचना बनाते हैं, ऐसे, जो कि सहसंयोजन बंधन के द्वारा यह जुड़ा रहता है। इसी कारण से ग्रेफाइट मुलायम भी होता है और इसी गुण की वजह से इसका पेंसिल वगैरह बनाया जाता है। ये ग्रेफाइट का आपका संरचना हो गया, संरचना आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है? रॉक साल्ट, बर्फ, क्वार्ट्ज या शुष्क बर्फ? कौन सहसंयोजक क्रिस्टल है आपको बताना है। तो याद रहे सहसंयोजक क्रिस्टल जो है रॉक साल्ट भी नहीं होगा, ये आयनिक है, इसका बर्फ भी नहीं होगा, शुष्क बर्फ भी नहीं होगा, क्वार्ट्ज है जो सहसंयोजक क्रिस्टल है। ठीक है, आपका विकल्प नंबर 3 सही है, यानी क्वार्ट्ज सहसंयोजक क्रिस्टल है। अगला है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है? आयनिक क्रिस्टल, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस या इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे सॉरी, प्लास्टिक जो है एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, याद रखिए कि प्लास्टिक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा? ना तो आयनिक होगा, ना धात्विक होगा, ना सहसंयोजक होगा। तो क्या होगा? इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। 7वां है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रीय घनीय, मोनोक्लिनिकल, ऑर्थोरॉम्बिक या चतुष्कोणीय? कौन सा है सोडियम क्लोराइड, ये आपको बताना है। तो याद कर लें कि NaCl का जो संरचना होता है, NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, इसका जो संरचना होता है FCC होता है, यानी फेस सेंटर्ड सेल है, यानी फलक केंद्रित घनीय होता है। विकल्प 1 सही है। ठीक है, अगला है, फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? यानी FCC में कितने परमाणु होते हैं आपको ये बताना है। तो याद रहे FCC में एक परमाणु क्या होता है? FCC हम इसका संरचना अगर बनाते हैं तो ऐसा संरचना हो गया, एक क्रिस्टल का संरचना हो गया। तो हम लोग पढ़े होंगे कि FCC में ये घन, FCC का जो संरचना है घन के आकार का है। एक परमाणु प्रत्येक कोण पर, यहाँ जितना भी कोण है प्रत्येक कोण पर एक परमाणु पाया जाता है। ठीक है, तो कुल कोण की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और प्रत्येक कोण पर परमाणु का जो पार्ट होता है 1/8 होता है। तो कोण पर उपस्थित परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? 8 × 1/8 कितना हो जाएगा?
फिर से मैं बता दूं कि फलक केंद्रित में एक एक परमाणु जो है प्रत्येक कोण पर पाया जाता है तथा उस परमाणु का अंश होता है 1/8। तो 1/8 सब परमाणु जब मिल जाएगा तो 8 गुना 1/8 इक्वल टू 1, यानी कोण पर पाए जाने वाले परमाणु की संख्या हो गया 1। और इसके फलक पर आधा आधा परमाणु होता है, 1/2 परमाणु, प्रत्येक फलक पर 1/2 परमाणु होता है। तो टोटल फलक की संख्या होती है 6। तो यहाँ फलक पर परमाणु की संख्या हो गया 6 गुना 1/2 इक्वल टू 3, यानी फलक पर 3 गो और कोण पर 1 गो, तो कुल परमाणु की संख्या कितना हो गया 4, यानी विकल्प नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, अब देखेंगे अच्छा से 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की लगभग संख्या कितनी होगी। देखिए 58 ग्राम 5 ग्राम 58.5 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले NaCl जो है इसके मोलों की संख्या निकालिए। तो NaCl तो क्या है, एक ही मोल दिया ना, लेकिन यहाँ मात्रा क्या दिया 58.5 ग्राम। इस वजन से हमको निकालना है। तो पहले इसका आणविक भर निकालिए। Na का आणविक भर क्या होता है 23 और Cl का 45.5 जोड़ेंगे कितना हो गया 58.5। तो मोलों की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या बराबर, तो दिया गया मात्रा 58.5 बटा आणविक भार भी कितना है 58.5, कट जाएगा कितना आएगा 1 मोल, यानी यहाँ जो मोलों की संख्या दी गई है 1 दी गई है। अब मोल की संख्या जो हो गई, मोलों की संख्या बराबर आगे कितना है 1। अब आपको 1 मोल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या पहले निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि FCC में NaCl हो गया, उसमें जो एकक कोशिका है उसमें कुल परमाणुओं की संख्या एकक कोशिका 4 होता है, उसमें परमाणु की संख्या हो जाएगी। FCC नहीं है। NaCl में एक कोशिका की लगभग संख्या कितनी होगी, तो NaCl की जो संरचना होती है यहाँ FCC है, जिसके फलकों पर टोटल परमाणु की संख्या होती है 4। टोटल परमाणु की संख्या होती है 4। तो एकक कोशिकाओं की संख्या जब हम निकालेंगे तो एकक कोशिका ऐसे लिखिएगा, एकक कोशिका की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 बटा हो जाएगा 4। ठीक है, फिर से याद कर लें, FCC संरचना में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 में 4 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23, लगभग इतना आएगा, यानी आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, जैविक अपनी गलित अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है जिसकी संरचना HCP प्रकार की है, संयुक्त परमाणुओं की संख्या क्या होगी 6, 8, 12 या 4। तो देखिए यहाँ HCP जो है, HCP का मतलब क्या हुआ हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। तो यहाँ याद रखें कि हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में प्रत्येक परमाणु अन्य 12 कण के संपर्क में रहता है, और तो यहाँ क्या होगा आपका परमाणु की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, अगला है एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है। A परमाणु घनीय एकक कोशिका के सभी कोनों को घेरता है। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाएं तो ठोस की स्टोइकियोमेट्री होगी। देखिए यहाँ कहता है घन के आकार का संरचना दिया गया। ठीक है, घनीय संरचना है, तो फिर से हम लोग पहले वाली बात याद कर लें कि जब घनीय संरचना होता है तो प्रत्येक कोण पर एक परमाणु होता है जिसका अंश 1/8 होता है, होता है। तो यहाँ कोनों पर परमाणु की संख्या टोटल निकालेंगे कितना 1/8 गुना 8 इक्वल कितना आएगा 1 आएगा, और कोण पर कौन परमाणु है A है, तो A की संख्या क्या हो जाएगी 1, A की संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि A क्या है कोण पर है, और B कहता है इसके फलक पर है। हम जानते हैं कि फलक पर 1/2 होता है परमाणु संख्या, और 6 फलक होते हैं, 6 गुना 1/2 कितना आ जाएगा 3 परमाणु। लेकिन कहता है एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित कर दिया जाए। यानी अगर कोई अक्ष हम यहाँ लेते हैं XYZ कोई भी अक्ष लीजिए, तो एक अक्ष कोई भी लेंगे तो 2 फलकों को छिद्र करते हुए बाहर निकल जाएगा। कहीं से अक्ष लीजिए, ऊपर से भी लेंगे तो ये 2 फलक को ही छिद्र करते हुए जाएगा। तो 2 फलक पर परमाणु की संख्या 1/2 होता है, तो 2 फलक पर कितना हो जाएगा 1 परमाणु हो जाएगा। तो कुल परमाणु B की संख्या 3 था, लेकिन 1 परमाणु को निकाल दिए गए तो B की संख्या कितना आ जाएगी 2। तो यहाँ आप जान गए कि A का संख्या कितना आ गया 1 और B का संख्या आ गया 2, और तो A का संरचना क्या हो जाएगा AB2 A1 B2, यानी विकल्प नंबर A आपका सही हो जाएगा। ध्यान से इसको देखेंगे,
एक एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु की संख्या 2 है तथा जो एबीसी संकुल क्रम प्रदर्शित करता है में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? Z, 2Z, Z/2 या Z/4। तो यह याद रहे एबीसी की तरफ संरचना बना रहा है अब प्लस इसकी संख्या कितनी है? 2 है। जब इसकी संख्या परमाणुओं की संख्या 2 है तो चतुष्फलक के जो रिक्तियों की संख्या होगी 2Z के बराबर होगी, 2Z के बराबर होगी, यानी आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में Na+ आयन की समन्वय संख्या। तो सोडियम क्लोराइड में हम सीखें कि प्रत्येक सोडियम क्लोराइड में प्रत्येक Na+ जो आयन है, Na+ आयन 6 गो Cl- आयन से घिरा रहता है तथा प्रत्येक Cl- आयन 6 गो Na+ आयन से घिरा रहता है। अतः समन्वय संख्या क्या होगा? 6 होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही है। अगला है एक धातु फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है। एक धातु फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है। एकक कोष्ठिका की कोण की लंबाई 4 से 8 pm है। धातु परमाणु का व्यास क्या होगा? आपको धातु परमाणु का व्यास बताना है। तो यहाँ थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, फलक केंद्रित घनीय जालक यानी FCC संरचना कर रहे हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि FCC संरचना में त्रिज्या बराबर होता है a/2√2, a/2√2। तो हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाए? 4 से 8 कोण की लंबाई है a/2√2, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4 से 8, r बराबर कितना आ गया? 400√2। तो 2 × √2 का मान रखें 1.414 हो गया। तो 4 से 8 में हम क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 282 हो जाएगा। और जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 144.2, 144, यानी r का मान आ गया 144.2 pm। जब r निकल गया तो आपको व्यास निकालना है, d। व्यास पर क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना 2 × r। तो r का मान 144.2 रखेंगे तो 288.4 हो जाएगा, यानी 288 पिकोमीटर pm आ जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर 288 pm, ठीक है। अगला सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का प्रभाव कितना होता है? π/4, π/6, π/3√2 या π/4√2। तो यहाँ कहता है सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन। तो उपस्थित परमाणुओं द्वारा जो आयतन घेरता है वो π/6 के बराबर होता है सरल घन में। इसको याद कर लेंगे, आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस यौगिक XY की NaCl संरचना है, NaCl की तरह संरचना है। ये धनायन की त्रिज्या 100 pm हो तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए थोड़ा सा आप याद कर लें, धनायन की त्रिज्या NaCl संरचना में धनायन की त्रिज्या अब बटा ऋणायन की त्रिज्या, दोनों का रेशियो जो होता है 0.414 से लेकर के 0.732। फिर से याद कर लें, r+/r- का मान हुआ 0.414 से लेकर 0.732 के बीच होता है, जिसमें क्या है? न्यूनतम वैल्यू है, या उच्चतम वैल्यू है। इसलिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो r+/r- इक्वल रखेंगे 0.414। आपको ऋणायन की त्रिज्या निकालनी है तो r- हो जाएगा, r- हो गया 0.414 बटा क्या हो जाएगा? r प्लस बटा इतना, r प्लस बटा हो गया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया r प्लस बटा हो गया 0.414। r प्लस का मान रखेंगे 100 बटा 0.414 हो गया। 100 में 0.414 से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 241.5। यह आ गया r- यही आपका क्या हो गया? pm जो होगा त्रिज्या हो जाएगा। यानी विकल्प में कौन सा है? आपका 3 नंबर है। 100 में डिवाइड करके देख लीजिए, आप खुद डिवाइड कीजिए, आ जाएगा। अगला है फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है या अपरिवर्तित होता है। तो जब फ्रेंकेल दोष हो जाता है, किसी क्रिस्टल में फ्रेंकेल दोष होता है तो उसके आयनिक क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर कौन सा है? अपरिवर्तित, यानी 17 का
आपका चार्ज हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। अगला दिया है फ्रेंकेल तथा शॉटकी दोष होते हैं नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष या अणु दोष। तो याद कर लें कि फ्रेंकेल और शॉटकी जो दोष है, फ्रेंकेल और शॉटकी दोष है, यह क्रिस्टल का दोष है, यह क्रिस्टल का दोष है। अतः विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला है शॉटकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है? शॉटकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है? गैस की, प्लाज्मा की, द्रव की या ठोस की? तो क्या होगा? आपका ठोस का होगा, यह हो जाएगा ठोस का, यानी विकल्प नंबर जो शॉटकी दोष है ठोस जालक की अपूर्णता दोष है। अगला क्वेश्चन है Fe3O4 का क्रिस्टल है प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अणुचुंबकीय या इनमें से कोई नहीं? तो Fe3O4 जो है हमेशा लौह चुंबकीय होगा, यह लौह चुंबकीय होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।